Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I teach you electricity in this physics. Today, I will describe the following points just like resistance. First point is resistance. Second, on what factors the resistance of a conductor depends. Third point, resistivity and its unit. Fourth point, all substances are can be classified on the basis of their the resistivity. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने इन पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा। ये जितने भी पॉइंट हैं वन बाय वन करके मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा। स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट पॉइंट इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक वर्ड रेसिस्ट से बना हुआ है। रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना। और विरोध करना इसका हिंदी में मतलब होता है, इसी से बना है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया एक प्रकार का विरोध। अब देखिए, अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जब उस कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो कंडक्टर अपने इस प्रॉपर्टी के कारण फ्लो होने वाले करंट का अपोज करती है, मतलब करंट जो फ्लो होती है उसे वो रोकती है। कंडक्टर का इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। यही कारण है, अगर आपको कॉपर का वायर दिया हुआ हो और आयरन का वायर दिया हुआ हो और एल्युमिनियम का वायर दिया हुआ हो, तो आप थिंक कर सकते हैं अगर करंट फ्लो किया जाए तो क्या सभी कंडक्टर से एक समान तरीके से करंट फ्लो होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी कंडक्टर से ज़्यादा करंट फ्लो होगी, किसी से कम। जिस कंडक्टर से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें रुकावट कम आ रही है, तो इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस कम होगा। और जिस कंडक्टर से करंट बहुत कम फ्लो हो रही है तो इसका मतलब है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रतिरोध या विरोध ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण करंट कम फ्लो होती है। ये आपका रेसिस्टेंस हुआ। स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है ये होता है ओम। द यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस इज द ओम। कि ओम को देखिए इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ओम का सिंबल ये है आपका ओम, OHM, ओम। तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है। ओम को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये सिंबल ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। रेसिस्टेंस को क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। ठीक है, तो इसे ओमेगा पढ़ा जाता है। ये रेसिस्टेंस का यूनिट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है ये कुछ बातों पर निर्भर करती है। यही कारण है किसी भी कंडक्टर से करंट ज़्यादा फ्लो होता है और किसी से कम। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पॉइंट ये आपका ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। रेसिस्टेंस को आर से इंडिकेट किया जाता है। आर मीन्स रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। एल का मतलब लेंथ। कि रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की लंबाई जितने ज़्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। अगर कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर कंडक्टर की लंबाई कम है तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा। कभी कभी कि 1 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वायर की लंबाई मतलब उसकी लेंथ को अगर हाफ कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसका मतलब है अगर लेंथ को अगर हाफ करेंगे तो रेसिस्टेंस भी उसका क्या होगा? हाफ होगा। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
सेकेंड पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का जो मैंने वायर जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन के एरिया के ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब कहिएगा आप क्रॉस सेक्शन के एरिया क्या होता है, कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, आप देख रहे हैं पेन का ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसकी जो एरिया हो गई, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया हुआ। तो या इसको अगर वायर जो है ज़्यादा मोटा है तो इस क्रॉस सेक्शन की एरिया ज़्यादा होगी, अगर वायर पतली है तो क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, कम होगा। तो क्रॉस सेक्शन के एरिया का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्स मतलब उल्टा प्रोपोर्शन होता है। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, तो अगर क्रॉस सेक्शन की एरिया ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया इसका कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। चूँकि उल्टा होता है ना, कि इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, तो ये उल्टा होगा, तो दोनों में अपोजिट रिलेशन है। अगर एरिया ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देके डिफाइन करता हूँ। अगर किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है उसको मान लीजिए डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। डबल करने का मतलब होता है नीचे में जैसे एरिया मान लीजिए फर्स्ट 1 है, और इसको आप डबल करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, नीचे में 2 लिखा जाएगा, तो 2 लिखा जाएगा तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस जो है वह पहले से हाफ हो जाएगा। क्या बताया मैंने, अगर तो रेसिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन के एरिया का इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब होता है ये उल्टा रेशियो में है। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, और एरिया को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए एरिया को डबल कर दिया जाए, तो डबल कर दिया जाए तो क्या रेसिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। क्योंकि एरिया ये है, अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं, अगर डबल करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखना होगा, तो 2 लिखने का मतलब है 1/2 हो गया, तो रेसिस्टेंस हाफ हो गया। एक और एग्जांपल, अगर क्रॉस सेक्शन की को अगर हम ट्रिपल करेंगे मतलब 3 गुना कर देंगे तो एरिया क्या होगा। तो सीधी बात है, नीचे में अगर एरिया को पहले मैंने 1 माना था, अब अगर मैंने ट्रिपल किया तो एक के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया 1/3। तो क्लियर है, अगर कि क्रॉस सेक्शन की एरिया को मैंने ट्रिपल किया, 3 गुना किया, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। अब अगर देखिए जब एरिया अगर दिया हुआ है तब तो ऐसा हम निकालते हैं, डायरेक्ट कह देंगे। कभी कभी क्या होता है एरिया नहीं दिया हुआ होता है और वायर का जो रेडियस दिया होता है, रेडियस, इस केस में एरिया निकालना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस केस में एरिया A = πr² के फार्मूला से निकाला जाएगा। r मीन्स रेडियस हो गया, और पाई जो होता है कि इसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर एरिया डायरेक्ट दिया हो तो इस फार्मूला से निकालेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो एरिया ए जो है ना πr² के फार्मूला से निकाला जाता है। आप समझ गए कि रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन के एरिया का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यही कारण है ये थिन वायर हैज हायर रेसिस्टेंस देन ए थिक वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अगर एक ही मटेरियल का थिन आयर बना हुआ हो और थिक आयर मतलब पतला भी तार दिया हुआ हो अब मोटा भी तार दिया हुआ हो, दोनों एक ही मटेरियल की बनी हुई हो, तो इस केस में जो पतली तार है उसका जो रेसिस्टेंस जो होगा वह मोटी तार से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, ये दोनों क्लियर हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, इसके मैं बताता हूँ मैं कि देखिए रेसिस्टेंस, देखिए टेम्परेचर की क्या प्रभाव पड़ता है कि रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इज इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर। जितने भी प्योर मेटल हैं, चाहे वह एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, जितने भी मेटल प्योर हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इस प्योर मेटल का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर प्योर मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन द रेसिस्टेंस ऑफ एलॉय इंक्रीज वेरी स्लाइटली विद द राइज इन द टेम्परेचर। लेकिन कंडक्टर अगर एलॉय की बनी हुई है, एलॉय मीन्स मिश्र धातु, इस केस में टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कराएंगे तो
इसकी माने कि Li की रेसिस्टेंस वो तो बढ़ेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत स्लाइटली ये वेरी करेगी। क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्योर मेटल का रेसिस्टेंस तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन Li का रेसिस्टेंस जो है बहुत कम बढ़ता है, इसमें बहुत कम परिवर्तन होते हैं। उसके बाद क्या है, मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो Li का मैंने बताया कि जो रेसिस्टेंस होता है प्योर मेटल से कि ज़्यादा होता है, तो यही कारण है कि जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हीटर होते हैं, टोस्टर होते हैं, ये सभी इसके जो कॉइल जो बने होते हैं ये नाइक्रोम के बने होते हैं। तो नाइक्रोम के क्यों बने होते हैं? क्योंकि नाइक्रोम जो है एक Li है और Li का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब समझ गए? तो रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। प्योर मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्योर मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन अगर Li का रेसिस्टेंस टेम्परेचर की इंक्रीज करने पर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत स्लाइटली वह वेरी करता है। यही कारण है जितने भी कि डिवाइसेस होते हैं कि जैसे कि आपका रोस्टर हो गया, उसके बाद माने हीटर हो गया, इसके जो कॉइल जो बने होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं, चूँकि नाइक्रोम जो है Li है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिस्टिविटी। देखिए स्टूडेंट, रेसिस्टिविटी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं। इसको मैं डिराइव भी करूँगा, डिराइव करके रेसिस्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला है ये निकाल के आपको बताऊँगा रेसिस्टिविटी क्या होता है, जिससे आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद याद हो जाएगा। स्टूडेंट, रेसिस्टिविटी निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा, तो ऊपर जो मैंने बताया है रेसिस्टेंस जैसे किन बातों पर डिपेंड करता है, जैसे L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमको लिखना होगा। अभी आप जानते हैं, अभी मैंने ऊपर में बताया है कि रेसिस्टेंस R जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, मैंने बताया है। उसके बाद रेसिस्टेंस इज द इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल के लिए कोई सिंबल नहीं होता है, तो सिंबल तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। अगर एरिया का इन्वर्स होता है तो इसको लिखेंगे 1/A। अगर ये दोनों पॉइंट है इसको अगर एक साथ लिखा जाए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसा हो जाएगा। R मैंने लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दिया, ये आपका L है तो मैंने L लिखा, इनटू मैंने क्या लिखा, तो 1/A। ये क्या है, इस दोनों एक्सप्रेशन को अगर एक साथ लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखना होगा। अगर मैंने इसको बंद किया तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, अगर L को यहाँ से ओमिट करेंगे तो आपका सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये R हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, L/A। और आप जानते हैं ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है, जब भी इसको हम लोग इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो चलिए इसको इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं। ये R हो गया, मैंने इक्वल टू के साइन में चेंज किया तो क्या होगा, एक कांस्टेंट लेना होगा। तो कांस्टेंट देखिए इस प्रकार का लेटर देते हैं, इसको रो पढ़ा जाता है, इसको रो पढ़ा जाता है इनटू कि L/A। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रो जो है ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने ये बताया कि यहाँ जो एक कांस्टेंट लिया गया है इसको रो पढ़ा जाता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है रो इज ए कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसी का नाम है रेसिस्टिविटी। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। अब मैं बताऊंगा रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। और अभी आप इतना जान लीजिए कि जितने भी कंडक्टर होते हैं सभी की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए आपकी बुक में ये टेबल के द्वारा सभी मेटल की रेसिस्टिविटी और Li की भी रेसिस्टिविटी दिए हुए हैं। चलिए मैं इसके बाद बताता हूँ कि इसका यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये जो रेसिस्टिविटी जिसको रो लिखते हैं, अब इसका मुझे यूनिट निकालना है। तो पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया था इससे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इक्वल टू क्या होगा, R/A/L। अगर इसका यूनिट अगर आपको निकालना है तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका यूनिट लिखिए आप, इससे रेसिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। कैसे, जैसे आपका ये R मीन्स रेसिस्टेंस है, तो आप जानते हैं रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, ये ओम होता है। ओम का चलिए मैंने सिंबल लिख दिया, ओमेगा ओम हो गया। अब ये आपका एरिया है,
तो मैंने इसमें ये बताया कि ये रेसिस्टेंस आर जो है इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, मैंने ओम लिखा। और ये एरिया है, एरिया का इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कि मीटर स्क्वायर मैंने लिखा। नीचे में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल का मतलब लेंथ होता है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ क्या होती है, मीटर में मेजर किया जाता है, मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट जो मीटर होता है, तो इसको मैंने लिखा कि मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर स्क्वायर को कट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम, और ये क्या हो जाएगा आपका ओम मीटर। मतलब किसी भी रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होगा ये ओम मीटर होगा। ये क्लियर है आपका, इसका यूनिट निकल गया। अब चलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जितने भी सब्सटेंस है ना उसको रेसिस्टिविटी के बेसिस पर उसको क्लासिफाइड किया गया है। जितने भी एलिमेंट होते हैं, चाहे वह एलिमेंट हो माने मेटल हो या आपका एलॉय हो, सबकी कुछ न कुछ रेसिस्टिविटी होते हैं। तो रेसिस्टिविटी के आधार पर इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखिए आप कि सब्सटेंसेस शोइंग द वेरी लो रेसिस्टिविटी। तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। स्टूडेंट आज आप याद रखिए, द सब्सटेंसेस शोइंग द वेरी लो रेसिस्टिविटी आर कॉल्ड द कंडक्टर। आप जो जानते हैं कंडक्टर जो होता है तो इसका मतलब है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसमें एक बात मुझे और बताना जो मैंने बताया नहीं, सॉरी इसके लिए, ठीक मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी भी वायर की अगर किसी वायर की लंबाई को 1 मीटर लिया जाए और क्रॉस सेक्शन का एरिया को भी 1 लिया जाए, तो इस केस में देखिए आपको, देखिए आर को अगर मैंने बताया क्रॉस सेक्शन के एरिया को 1 लिया जाए और लंबाई को भी 1 लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में रो जो हो जाएगा कि आर के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर 1 मीटर लंबा वायर दिया हुआ हो और जिसके क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसी स्थिति में उस कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होगी वह उसकी रेसिस्टिविटी कहलाती है। मतलब रेसिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर लंबा तार जिसकी क्रॉस सेक्शन की एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, इस तार की जो रेसिस्टेंस होती है वह उसकी रेसिस्टिविटी कहलाती है। अब चलिए मैं अब बताता हूँ रेसिस्टिविटी के आधार पर सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। मैंने आपको बताया कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी वेरी लो, बहुत ही कम होती है, और जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसका मतलब उससे करंट काफ़ी इजीली फ्लो होगी, और इसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो चलिए इसको हम और क्या कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस शोइंग वेरी लो रेसिस्टिविटी, ऐसा सब्सटेंस जो शो करता है बहुत कम रेसिस्टिविटी को आर कॉल्ड द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो होते हैं बहुत ही कम होती है। जैसे एग्जांपल है आपका कॉपर है, तो कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu। इसके बाद गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au। इसके बाद सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag। एल्युमिनियम है, इसका सिंबल क्या होता है Al। तो ये सभी कंडक्टर हैं, तो इसका मतलब इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होगी। मतलब जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होती है वही आपका कंडक्टर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिसकी रेसिस्टिविटी मॉडरेट होती है। तो मॉडरेट का मतलब होता है न तो बहुत ज़्यादा होगा न तो बहुत कम होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी की रेसिस्टिविटी मॉडरेट होती है, तो इस केस में क्या होता है, ये अपने इस तरह के कंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है एवरेज करंट फ्लो होती है, ये एवरेज करंट फ्लो होती है, और इस केस में इसको रेसिस्टर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस which have moderate resistivity, the substances which have moderate resistivity offer appreciable resistance या offer average resistance to flow the electric current through them, therefore such substances are called the resistors। आज आप ये समझ गए रेसिस्टर किसे कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी रेसिस्टिविटी मॉडरेट होती है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये मॉडरेट करने वाले, ये आपके इसमें पढ़ाए एलआई, इसको रेसिस्टर्स कहते हैं। और ये पढ़ाए इसमें पढ़ाए एलआई आते हैं, क्योंकि एलआई का जो होता है ये मॉडरेट रेसिस्टिविटी है। इसी एलआई में आपका क्या आएगा, देखिए ये एलआई आते हैं रेसिस्टर में,
थर्ड पॉइंट, सब्सटेंस हैविंग द वेरी हाई रेसिस्टिविटी, ऐसे सब्सटेंस जिसकी की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस कंडीशन में ये करंट को अलाउ नहीं करती फ्लो होने के लिए। और जब करंट अलाउ नहीं होगी, फ्लो नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। मतलब इस केस में इसका एग्जांपल हो जाएगा रबड़, चूँकि रबड़ इंसुलेटर है। उसके बाद प्लास्टिक, ड्राई वुड, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी बेड कंडक्टर में इंसुलेटर हैं। ऐसा इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इसकी वेरी हाई रेसिस्टिविटी होती है, मतलब इसके रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इससे करंट फ्लो नहीं कर पाती है, तो जिसके कारण ये आपका इंसुलेटर हो जाता है। चलिए यहाँ पर मॉडरेट रेसिस्टिविटी, इसका मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, मैंने बताया था कि मॉडरेट रेसिस्टिविटी के केस में क्या होता है, सब्सटेंस जो है इंसुलेटर कहलाता है, रेसिस्टर कहलाता है। इसमें प्राय क्या आते हैं, एलआई आते हैं। तो चलिए इसका भी मैं एग्जांपल लेते हैं। एलआई में ये सभी सब्सटेंस आते हैं, जैसे नाइक्रोम है आपका, इसको भी लिख लीजिए आप, नाइक्रोम आता है। यही कारण है हीटर के कॉइल जो बने होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं, जिससे उसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा हो सके। उसके बाद एक तो आपका नाइक्रोम हो गया, उसके बाद मेंजेनिन, चलो मैं इसे लिख देता हूँ, मेंजेनिन। उसके बाद कॉन्स्टेंटन, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर होगा, ये आपका क्लियर हो गया। रेसिस्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर की बहुत कम होती है वह कंडक्टर होते हैं, जिसकी रेसिस्टिविटी मॉडरेट होते हैं वो क्या होता है, आपका एलआई होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है वह इंसुलेटर होता है, जिसमें रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड आते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई इन दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe and like it, and I see you again in the next video.